जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग व्यंजन संधि को पढ़ेंगे और माफ़ी चाहता हूँ। कल जो हम लोगों ने क्लास की थी उसमें आवाज़ सही से नहीं आ रही है, तो उसी क्लास को हम लोग दोबारा पढ़ेंगे। आज फिर से व्यंजन संधि को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें आवाज़ प्रॉपर नहीं थी। तो आज हम लोग और अच्छे से व्यंजन संधि को समझते हैं। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी 380 और यूपी पेट के लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो है और इससे कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। व्यंजन संधि, ठीक है ना। और व्यंजन संधि का हम लोग नियम आज पहला समझेंगे, ठीक है ना। लगभग इसके जो नियम हैं वो लगभग 24 नियम हैं, 24 नियम हैं, और उसमें से हर रोज़ कम से कम 2 या 3 नियम को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और संधि से आपको क्वेश्चन जो मिलेगा वो व्यंजन संधि से ही मिलेगा। स्वर संधि से बहुत कम आते हैं क्वेश्चन, तो हम लोग अच्छे से समझते हैं। अच्छा, व्यंजन संधि समझने से पहले व्यंजन संधि समझने से पहले हम लोग ये देख लें कि हम लोगों ने पढ़ा क्या है। हम लोग स्वर संधि पढ़ चुके हैं और व्यंजन संधि पढ़ने जा रहे हैं, और अभी इसके आगे विसर्ग संधि पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे विसर्ग संधि पढ़ेंगे। अच्छा, इनको मोटा मोटा अगर समझना हो तो इनको कैसे समझेंगे। देखिए, जहाँ पर वर्णों का योग होता है, ठीक है ना, वर्णों का योग होता है तो वहाँ पर संधि होती है। तो वर्ण हमारे कितने प्रकार से योग होता है? वर्णों का योग हम कितने प्रकार से करते हैं? 6 प्रकार से करते हैं, ठीक है ना। 6 प्रकार से होता है, ठीक है ना। वर्णों का योग 6 प्रकार से होता है। कैसे होता है? या तो इधर स्वर होगा और इधर भी स्वर होगा, ठीक, या इधर स्वर होगा, इधर क्या होगा? व्यंजन होगा, ठीक, या इधर व्यंजन होगा और इधर स्वर होगा, ठीक, इधर व्यंजन होगा, इधर भी व्यंजन होगा, ठीक, इधर विसर्ग होगा प्लस इधर स्वर होगा, इधर विसर्ग होगा और इधर व्यंजन होगा। ये फार्मूला आप लोग याद रखिए, ठीक है ना। इस संधि में आपका बहुत ही ये प्रयोग में आएगा और इससे कभी आप संधि के बारे में भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब इसको याद कैसे करते हैं, ठीक है ना। और इसका क्या देखो, जहाँ पर स्वर और स्वर का योग होता है, जहाँ पर स्वर और स्वर का योग होता है वहाँ पर हमारा स्वर संधि होती है, ठीक। जहाँ पर स्वर और स्वर का योग होता है वहाँ पर हमारी स्वर संधि होती है। और जहाँ पर स्वर और व्यंजन, ठीक है, जहाँ पर स्वर और व्यंजन, व्यंजन और स्वर, व्यंजन और व्यंजन का योग होता है वहाँ पर व्यंजन संधि होती है, ठीक है। जहाँ पर स्वर और स्वर का योग होता है वहाँ पर स्वर संधि होती है, और जहाँ पर स्वर व्यंजन, व्यंजन स्वर और व्यंजन व्यंजन का योग होता है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर हमारी व्यंजन संधि होती है। और जहाँ पर विसर्ग
प्लस स्वर या विसर्ग प्लस व्यंजन का योग होता है, वहाँ पर हमारा क्या होता है, वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। ठीक है। अब देखिए, संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इन तीनों के एक हिसाब से फार्मूले हैं, ठीक है ना। स्वर संधि ये हमारी हो गई व्यंजन संधि और ये हमारी हो गई विसर्ग संधि। अच्छा, इनको याद कैसे रखोगे? तो इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि देखिए, इस साइड में अगर हम देखें, इस साइड, तो 2 बार स्वर, 2 बार व्यंजन और 2 बार विसर्ग आया हुआ है, ठीक है ना। 2 बार स्वर, 2 बार व्यंजन, 2 बार विसर्ग आया हुआ है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखते हैं हम, तो 1 बार स्वर, 1 बार व्यंजन, 1 बार स्वर, 1 बार व्यंजन, फिर 1 बार स्वर, फिर 1 बार व्यंजन। जब ये ग्राफ अपने आप कॉपी में बनाओगे तो सीधा क्लियर हो जाएगा कि जहाँ पर स्वर स्वर का योग होता है वहाँ पर स्वर संधि होती है, जहाँ पर स्वर प्लस व्यंजन का योग या व्यंजन प्लस स्वर का योग या व्यंजन प्लस व्यंजन का योग होता है, वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। ये एक हिसाब से आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की परिभाषा लिखी हुई है। ये आप परिभाषा, ये ऐसे लिखने के बाद अपने आप परिभाषा बना सकते हैं, और जहाँ भी आप परिभाषा पढ़ेंगे अगर ये नियम फॉलो होता है, ठीक है ना, कि विसर्ग के साथ स्वर का योग होता है या विसर्ग के साथ व्यंजन का योग होता है, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, तो वहाँ पर विसर्ग संधि होगी, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये फार्मूले, ठीक है ना। इनको अच्छे से नोट कर लो और एक बार में तीनों संधियों की परिभाषा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो वर्णों का योग 6 प्रकार से होता है, जिस 6 मैंने समझा दिया है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये 6 प्रकार हो गए। इन 6 प्रकारों से वर्णों का योग होता है, और जहाँ पर वर्णों का योग होता है वहाँ पर क्या होता है, संधि होती है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का पहला नियम, ठीक है। व्यंजन संधि का पहला नियम हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी हमने स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि की परिभाषा बताई है। अब हम इसमें लिखते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि, ठीक है ना। अब अगर आपको बताना पड़े व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो आप सीधे शब्दों में बता सकते हैं कि जहाँ पर स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर और व्यंजन प्लस व्यंजन का योग होने पर का योग होने पर व्यंजन संधि होती है या होता है, ठीक है ना। जब इनका योग होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर व्यंजन संधि होती है, ठीक है ना। अब व्यंजन संधि के लगभग कितने नियम हैं, व्यंजन संधि के लगभग 24 नियम हैं, ठीक है ना। व्यंजन संधि के लगभग 24 नियम हैं, और इन 24 नियमों को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग नियम 1 पढ़ते हैं, ठीक है ना। नियम 1 पढ़ते हैं। नियम 1 को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं।
यदि वर्ग यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ किसी सघोष वर्ण का योग होता है, योग हो, इसमें भी एक नियम है, पांचवा वर्ण छोड़कर, ठीक है ना। तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं समझने वाली। पहले तो वर्ग, ठीक है ना, फिर वर्ण तो आप लोग समझते होंगे, फिर सघोष, फिर पांचवा वर्ण छोड़कर, अपने वर्ण अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण और आदेश, ये इतने वर्ण शब्द आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। परिभाषा और नियम नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, वर्ग तो हमारे 5 वर्ग होते हैं, ठीक है ना। का वर्ग, ठीक है, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये हमारे 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। अब इसी के आगे का खा गा घा, चा छा जा, टा ठा डा, ता था दा, ठीक है। ये हमारे 5 वर्ग हो गए, ठीक है ना। अब सघोष, सघोष कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो सघोष जो होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ठीक है ना, सघोष होता है। और कौन, और क्या क्या होता है, या, रा, ला, वा और हा होता है, ठीक है ना। या, रा, ला, वा और हा होता है। और क्या क्या होता है, सभी स्वर होते हैं। अब आपको वर्ग पता चल गया और ये सघोष पता चल गया, ठीक है ना। प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण प्लस या, रा, ला, वा, हा प्लस सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं, ठीक है ना। अब आदेश क्या होता है, देखो आदेश जो होता है वो हमारा जब किसी संधि में, ठीक है ना, जब किसी संधि में किसी वर्ण को बदल कर उसके स्थान पर नए वर्ण लिख देना, ठीक है ना, उसके स्थान पर नए वर्ण लिख देना, उसे हम आदेश कहते हैं, ठीक है ना। ये समझ में अभी आएगा जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है। वैसे हम परिभाषा लिख दे रहे हैं यहाँ पर आदेश की। आदेश जो संधि में होता है, किसी वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर
अन्य वर्ण लिख देना क्या कहलाता है? आदेश कहलाता है। ठीक है, जैसे नियम नंबर 1 में हम का के स्थान पर क्या लिख देते हैं? गा लिख देते हैं। तो ये क्या हुआ? हमारा आदेश हुआ। ठीक है ना। तो का के स्थान पर जब गा कोई नया वर्ण आ जाता है तो वो हमारा आदेश कहलाता है। ठीक है ना। अब हम लोग नियम नंबर 1 के बारे में देखते हैं और कुछ उदाहरण इसके लगाते हैं। अच्छा, इसी में अगर हम नियम नंबर 2 देखें, नियम नंबर 2, तो जो ये पांचवा हम लोगों ने छोड़ा है कि पांचवा वर्ण छोड़कर, ठीक है ना। तो ये जब पांचवा वर्ण हमारा वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ में मिलेगा तो वो नियम नंबर 2 हो जाएगा। अच्छा, नियम नंबर 2 देखने से पहले हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिससे नियम नंबर 1 अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर है दिक धन विजय है, दिक धन विजय। तो यहाँ पर देखो दी लिखा हुआ है, प्लस का स्वर रहित लिखा हुआ है, प्लस वी लिखा हुआ है, ठीक है ना, और प्लस जा लिखा हुआ है, प्लस या लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब मैंने क्या नियम नंबर हमारा पहला क्या है कि पहला वर्ण का वर्ग का पहला वर्ण प्लस सघोष, ये है हमारा नियम। ये नियम नंबर पहला है कि वर्ग का पहला वर्ण और प्लस सघोष। अब सघोष में क्या क्या आता है ये मैंने बता दिया है। सघोष में क्या क्या आता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्लस या, रा, ला, वा, हा प्लस सभी स्वर, ये सघोष में आते हैं। ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ देखो, ये पहला हो गया का वर्ग का पहला वर्ण यहाँ आ गया का, और इधर स्वर आ गया। ठीक है। तो अब ये किसमें आदेश हो जाएगा? ये आदेश हो जाएगा गा में, स्वर रहित गा में आदेश हो जाएगा। तो जब स्वर रहित गा में आदेश हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा? दिग विजय। ये जो यहाँ पर गा आ गया स्वर रहित, ये इसी को आदेश बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब ये आदेश समझ में आ गया होगा, परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब हम लोग कुछ उदाहरण भी देखते हैं। ठीक है ना। जैसे हम लोग सद्भावना का क्या होता है? सत धन भावना। ठीक है। अब ये कैसे हुआ? देखो सा यहाँ पर है, प्लस ता है, स्वर रहित, प्लस भा, प्लस वा और ना है। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या हुआ? यहाँ पर हमारा ता वर्ग का पहला वर्ण है ता। ठीक है ना। तो ये हमारा आदेश हो जाएगा ता, था, दा में। आदेश हुआ कि पहले वर्ग के पहले वर्ण अगर है तो वो तीसरे में बदल जाएगा। तीसरा सघोष होता है। ठीक है ना। पहला प्लस सघोष, तो ये तीसरे में बदल जाएगा। ठीक है ना। ये तीसरे में बदल जाएगा। तो ता बदल गया दा में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सद भावना। ये हलंत लगा हुआ है, ये सद्भावना हो जाएगा। अब देखो जैसे है अच, धन, आदि। अब ये चा वर्ग का पहला अक्षर है चा, वर्ण है चा, तो ये किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा चा, छा, जा में। ये बदल जाएगा जा में।
तो यहाँ पर अब चा की जगह पे जा हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर हमारा स्वर ऑलरेडी बड़ा आ है, तो ये जा इसके साथ जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आजादी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, आजादी। अब हमारा आ गया भगवत धन भजन। अब देखो ये हमारा ता वर्ग का पहला वर्ण है ता, ठीक है। ये किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, इसी वर्ग के तीसरे में। तो ता था दा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा दा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भगवद, ठीक है ना, भगवद भजन, ये हमारा संधि। तो ये हमारा नियम नंबर 1 है। कुछ उदाहरण और हम लोग देखते हैं, फिर नियम नंबर 2 को अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। नियम नंबर 2 को, जैसे है अब्द। अब्द एक शब्द है, इसका मतलब होता है जल देने वाला। अब्द मीन्स होता है जल देने वाला, ठीक है ना। जहाँ पर किसी शब्द में बाद में दा लगा होता है उसका मतलब होता है देने वाला, और जहाँ किसी शब्द में बाद में जा लिखा होता है तो वहाँ पर होता है जन्म देने वाला, जल देने वाला और जन्म देने वाला। तो अभी क्या हुआ कि इसको जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होता है अपधन दा, ठीक है। तो पा अपने तीसरे वर्ण में बदलेगा, क्योंकि ये पा वर्ग का है, तो पा फा